हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर हमने चैप्टर पढ़ा है और आपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया है। आज हम फिर से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे रिवाइज करेंगे और जानेंगे चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले तो आपने चैप्टर के बारे में बात की है, जिसमें आपने सेल पढ़ा है, जिसे आप कोशिका कहते हैं। और हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जो कि सब पे अप्लाई होती है। आपने कहा सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी जीवित जो जीव हैं, वो बने होते हैं कोशिका से। अगर किसी में कोशिका नहीं पाई जा रही है तो उन्हें हम लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो हमने कहा चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, आपने कहा माइक्रोस्कोपिक है, कि अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे पास जीव जंतु आते हैं सभी बने होते हैं कोशिकाओं से मिलकर के। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। हमने कहा अगर किसी में कोशिका नहीं पाई जा रही है तो उसे हम लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। जैसे जैसे हमने बात की है वायरस के बारे में। जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, उनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। हमने पढ़ा है उनमें न्यूक्लिक एसिड होगा या जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन की कवरिंग होती है। ये क्या है? प्रोटीन की कवरिंग है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। हमने कहा यहाँ पे किसी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जा रही है तो इसीलिए हम वायरस को लिविंग की कैटेगरी में तो नहीं रखते हैं। वायरस नॉन लिविंग कैटेगरी में भी नहीं आता है, क्योंकि जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगता है। तो हमने कहा कि इसमें इसे ना तो हम लिविंग की कैटेगरी में रख रहे हैं, ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख रहे हैं। अब आते हैं एक बेसिक स्टेटमेंट या एक बेसिक डेफिनेशन पे, जिसमें हमने कहा सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमने दो शब्दों के बारे में बात की थी जो आपको याद रखना है। तो हमने क्या बोला कोशिका के बारे में? कोशिका शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे क्योंकि सबसे मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। आपको सेल की डेफिनेशन जब भी पूछी जाएगी एक स्टेटमेंट में सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। संरचना से मतलब है कि यहाँ पर कोशिका से मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण होता है। आपकी बॉडी का कोई भी भाग है सभी कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। हमने एक क्या पढ़ा था? सीक्वेंस पढ़ा था। कैसे? हमने कहा कोशिका है, कोशिका से मिलकर के क्या बनते हैं? ऊतक, ऊतक से मिलकर के हमने कहा बनते हैं अंग, अंग बहुत सारे अंगों से मिलकर के बनते हैं अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर के बनता है पूरा शरीर। अब आप समझ गए हैं कि हमने कहा क्यों हमने इसे संरचनात्मक इकाई कहा है, कोशिका को क्यों शरीर की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास आया है कार्यात्मक, जिसमें हमने कहा कि कोई भी फंक्शन हो रहा है वो सेलुलर लेवल पे होता है सेलुलर लेवल पे। जैसे कि आपने कहा कोई भी प्रोसेस है आपकी बॉडी में, कोई भी प्रोसेस हो रही है वो सेलुलर लेवल पे होती है, क्योंकि सेल में आपने कहा सेल में रेस्पिरेशन भी होता है, सेल में फॉर्मेशन भी होता है, सेल में डिवीजन भी होता है। सारे जो फंक्शन होते हैं वो सेलुलर लेवल पे होते हैं। तो कार्यात्मक इकाई भी क्या है? कोशिका आपकी होती है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। अब हमने कहा इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है? आपने समझा है कोशिका को, कोशिका की क्या परिभाषा है, आपने समझा है यहाँ पर सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, सेल थ्योरी में आपको यही दो तीन स्टेटमेंट बताई जाती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका है। ठीक है, सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। यहाँ पर ये हमने बात की थी कोशिका के बारे में। तो हमने कहा कि यहाँ पे इसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। कुछ आपने डिस्कवरीज के बारे में बात की थी, ठीक है। अब हमने कहा
कि यहाँ पर इसके बाद हमने बात की थी जो सेल होते हैं वो दो या अलग अलग टाइप के होते हैं, दो नहीं कह सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और आप बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की तो आप बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ते हैं। आप बात कर रहे हैं प्लांट की तो प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं। आप बात करते हैं एनिमल के बारे में तो आप एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं। आप फंजाई के बारे में बात करते हैं तो फंगल सेल के बारे में बात करते हैं। तो आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास सेल आती हैं। मेनली हमने पढ़ा है प्लांट सेल और एनिमल सेल को, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने बैक्टीरियल सेल को भी डिटेल में समझा था। बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या वहाँ पे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था यहाँ पे सेल और सेल का ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, सेल का संगठन हमने जाना था और उसमें आपने पढ़ा था सेल के अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और एक एक करके जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आपके पास आते हैं एमसीक्यूज और इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन है विच प्लास्टिड आर कलरलेस। आपको बोला गया है कौन से जो प्लास्टिड है वो रंगहीन होते हैं। तो हमने कहा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं सेल ऑर्गेनेली या कोशिका अंगक जो पाए जाते हैं प्लांट सेल में। प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिड जो होते हैं उनमें अलग अलग पिगमेंट या अलग अलग रंग पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जैसे आता है क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, ठीक है। बहुत सारे पिगमेंट होते हैं बट क्लोरोफिल को आप समझते हैं। यहाँ पर जो प्लास्टिड होते हैं वो दो प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कलरफुल ऐसे होते हैं जैसे कि क्लोरोफिल आ गया है। कुछ ऐसे होते हैं जो रंगहीन होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, उनमें क्या होता है कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या यहाँ पे होता है स्टोरेज का, जो स्टोरेज करना, ठीक है। अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें स्टोर करना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं, उनके नाम क्या हैं प्लास्टिड के। आपने कहा क्रोमोप्लास्ट में कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे ही क्या है रंगहीन प्लास्टिड है, या नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई भी रंगहीन नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन को समझिए। चलिए अब आपने यहाँ पे ऑप्शंस देखे हैं तो हमने कहा कि सबसे पहले हमें ये बताना है कि कौन से रंगहीन हैं। इनमें से कंफ्यूजिंग जो आपके पास टॉपिक जो ऑप्शन आते हैं वो ये है कि सभी रंगहीन हैं या इनमें से कोई भी रंगहीन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जाते हैं क्रोमोप्लास्ट पे, ठीक है। क्रोम का जो मतलब होता है, क्रोम का जो मतलब होता है वो है रंग, ठीक है। क्रोम का मतलब होता है रंग। तो हमने कहा कि क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कि ये क्या होंगे कलरफुल जो प्लास्टिड होंगे। दूसरा अगर ऑप्शन आप देखेंगे आपको ये भी नहीं आता है, अगर आप दूसरा देखेंगे तो आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होगा क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कैसा होता है हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, कलरलेस तो नहीं होता है। सबसे पहले हमने कहा हम लास्ट वाला ऑप्शन हटा देंगे, सेकेंड लास्ट ऑप्शन हम हटा देंगे कि ऊपर के सभी जो प्लास्टिड हैं वो रंगहीन है। हमने कहा नहीं सभी रंगहीन तो नहीं है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या होते हैं आपने कहा रंगीन प्लास्टिड हमारे पास आते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास ये है कि इनमें से कौन सा क्या है रंगहीन है, तो हमने कहा ये तो कलरफुल है, ये भी कलरफुल है। ऑप्शन हमारे पास बचता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं रंगहीन प्लास्टिड होते हैं, इनमें क्या होता है स्टोरेज यहाँ पर होता है। तो अगर हम बात करें प्लास्टिड के बारे में, अगर हम बात करें प्लास्टिड के बारे में तो दो टाइप के हमारे पास प्लास्टिड आते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यहाँ पर वो कैसा होता है आपने कहा वो कलरलेस होता है, क्या होगा कलरलेस कहें या वाइट कहेंगे, और जो क्रोमोप्लास्ट है वो है कलरफुल। कैसा है यहाँ पे कलरफुल है, कलरफुल है, ठीक है। इसी के अंदर आपके पास क्या आते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एन अनरिपन ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट रिपन्स, द रीजन बीइंग। आपने कहा कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका क्या कारण है? देखा है कभी आपने? आपने जैसे मैंगो देखे हैं, आपने जैसे पपाया देखे हैं, आपने जैसे ऑरेंज देखे हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि इसमें आप क्या देखते हैं कि कलर चेंज हो जाता है। पहले ग्रीन कलर है, फिर कैसा होता है, रेड हो गया है, ऑरेंज हो गया है, येलो हो गया है, अलग अलग कलर यहाँ पर जो फल पकने के बाद यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास आता है, क्रोमोप्लास्ट चेंजेस टू क्लोरोफिल, जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल में बदल जाता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है क्रोमोप्लास्ट चेंजेस द क्रोमोसोम, जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। तीसरा कह रहा है क्रोमोसोम चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। लास्ट कह रहे नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पहले भी यहाँ पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब आप देखिए, आपको कॉपी में नहीं देखना है, अगर आपने नोट कर रखे हैं बिना देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और सही आंसर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। चलिए, तो अगर आपने ऑप्शन अच्छे से समझे होंगे, तो हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा है, क्रोमोसोम की बात आपने तभी की है जब आपने न्यूक्लियस की बात की है, ठीक है। इन दो ऑप्शन में आपके पास क्रोमोसोम जो शब्द है वो कब आता है, जब आपने बात की है केंद्रक या न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फल के पकने की, ना तो हमने केंद्रक की बात की है यहाँ पे और ना ही हमने डीएनए या क्रोमोसोम की बात की है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही हट जाते हैं, जहाँ पर क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं वो हट जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में बोला गया कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल में बदल जाता है, यानी कि कोई भी जो रंग है वो किस में बदलेगा, क्लोरोफिल में बदलेगा। जब ये रंग बदलेगा तो आपने कहा आपको हरा रंग मिलता है, लेकिन हमने क्या देखा यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। हरे रंग का जो फल है वो पकने के बाद लाल रंग का या ऑरेंज कलर का या फिर आपने कहा येलो कलर का, डिफरेंट कलर का हमारे पास आता है। तो पहले हरा रंग था, इट मीन्स की जो क्लोरोफिल है वो किसी और रंग में परिवर्तित हुआ है। तो हमने कहा ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है और इसीलिए आपको डिफरेंट कलर के जो फ्रूट है वो पकने के बाद दिखते हैं। आगे बढ़ते आगे आपने कहा द फिनोमिनन वेयर अ साइटोप्लाज्मिक श्रिंक इन अ हाइपोटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। वह घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक माध्यम में सिकुड़ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपने कहा कि कुछ ऐसा मीडियम है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिस मीडियम में जो सेल है वो सिकुड़ जाती है इस प्रकार से। आपने कहा ये एक नॉर्मल सेल है, एक नॉर्मल प्लांट सेल है। ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। इसकी लेवलिंग आपको खुद करनी है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे तब हमने इसकी लेबलिंग यहाँ पर आपको बताए थे। हमने कहा एक नॉर्मल सेल है, और ये नॉर्मल सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है किसी मीडियम में डालने के बाद। अब आप साइज पे ध्यान नहीं देंगे कि दोनों का साइज डिफरेंट हो गया, साइज सेम था, बस यहाँ पे क्या है, जो सेल है वो श्रिंक हो गई है। अगर आपने लेवलिंग कर ली होगी तो आपको इतना समझ आया होगा
कि पहले तो सेल वॉल आती है, आउटर मोस्ट जो पार्ट अगर प्लांट सेल का है तो वो है सेल वॉल। फिर आती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि ये है, ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये आपका न्यूक्लियस आता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि सेल के सिकुड़ने का मतलब है कि जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से दूर हो गई है और यहाँ पे श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है। ठीक है, और हमने कहा कि ये कब हुआ, जब हमने इस सेल को किसी माध्यम में, किसी मीडियम में डाला था। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है फ्रंटोलाइसिस, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस है, या एसिडोलाइसिस है, या एलोलाइसिस है, या नन ऑफ द अबव। हमने क्या बोला, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहा था। क्या कहा था इस प्रक्रिया को, प्लाज्मोलाइसिस हमने इसे कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने कहा डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि डैश को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीजन है, एटीपी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, नन ऑफ द अबव है। हम यहाँ पर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा यानी कि जहाँ पे जो कि जिसमें ऊर्जा का भंडार हो, मुद्रा उसी को हम कहते हैं। तो हमने कहा कि ऊर्जा का भंडार जो है उसे हम किसे कहते हैं, तो ये है सेल। ठीक है, सेल में यहाँ पे आता है न्यूक्लियस, ये हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सेल को कब होती है, जब यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर से आएगी। फिर आता है एटीपी। आपने कहा एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आपके सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे आप ईआर लिखते हैं शॉर्ट में। ये है, ये न्यूक्लियस है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है। सबसे पहले तो हमने कहा कि हम ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, ऑक्सीजन को तो नहीं कहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन हमें बाहर से मिल रही है और ऑक्सीजन क्या कर रही है, यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने का काम कर रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, सेल ऑर्गेनेली है, ऊर्जा मुद्रा नहीं है। यहाँ पर चलता है रेस्पिरेशन, क्या चलेगा यहाँ पे, रेस्पिरेशन चलेगा। और जब रेस्पिरेशन चलेगा तो आपने कहा यहाँ से क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जो रिलीज होगी वो किस रूप में संचित होती है, आपने कहा एटीपी के रूप में संचित यहाँ पर होती है। इसीलिए हम यहाँ पर ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं या एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं, आपने कहा हम कहते हैं किसे, एटीपी को। तो एनर्जी करेंसी आपकी क्या हो गई है, या ऊर्जा मुद्रा क्या हो गई है, एटीपी हो गई है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। डैश को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब है कि वो हाउस जहाँ पे पावर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पावर का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, ये हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे चलती है क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल। और यहाँ पे क्रैब साइकिल जब चलती है तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या बनता है, एटीपी, NADH2, FADH2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये दोनों मिल करके किस में परिवर्तित हो जाते हैं, एटीपी में हो जाते हैं। इट मीन्स कि जो भी एटीपी बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। तो यहाँ पे पावर हाउस कौन हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हुआ। एनर्जी करेंसी क्या हुई, एटीपी एनर्जी करेंसी हुई। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा क्या है, ऊर्जा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एटीपी रिप्रेजेंट कर रहा है।
ऊर्जा बन कहाँ रही है, आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, यहाँ पे पावर हाउस हुआ, एटीपी यहाँ पे क्या हुई, एनर्जी करेंसी हुई। इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, अपने ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, डैश कॉइंग द टर्म सेल, यानी कि डैश ने सेल शब्द गढ़ा है या सेल शब्द दिया है। तो हमने कुछ डिस्कवरी के बारे में यहाँ पे बात की थी, एक टेबल हमने पढ़ी थी, उसमें ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन है यहाँ पर गोबरचेव, हिमलर, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक एंड नन ऑफ द अबव। हमने कहा अगर सिंपल आपको बोला गया कि सेल की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, तो हम सीधे जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पे, रॉबर्ट हुक पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, तब आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, एक बार अपने नोट्स में आप लोग चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन को यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। पहला जो कथन कह रहा है वो है साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यानी कि साइटोप्लाज्म इज आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेकंड है लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती के थैली के रूप में जाना जाता है। तीसरा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। नेक्स्ट कह रहा है ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट, सभी क्या है गलत है। और लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर पहले ऑप्शन के पास। पहला ऑप्शन कह रहा है साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो क्या होता है साइटोप्लाज्म, हमने कहा ये सेल है, ठीक है। और ये हमारे पास आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि कैसी होती है, डबल होती है, पोरस होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पोर नहीं होंगे, पोरस होती है। और यहाँ पे भी कुछ क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। तो दो प्रकार के तरल बेसिकली हमारी सेल में हमें मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, हमने कहा इसे तो हमने कहा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और इसे हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो क्या बोला था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, जल्दी से आप देखिए अपनी नोट्स में। क्या बोला था यहाँ पे, हमने कहा कि कंबाइनली जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाते तो हमने क्या बोला था, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कंबाइनली क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे हम इसे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को कंबाइनली हम क्या कहेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर आपका पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि साइटोप्लाज्म को ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्या ये सही है, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा हमने कहा कि लाइसोसोम को हम कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही कथन है
कि जो लाइसोसोम होते हैं उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचक रस होते हैं। अगर सेल डैमेज हो जाती है और वो थैली अगर फट जाती है तो आपने कहा कि वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो बाहर निकल जाएंगे और पूरी सेल का डाइजेशन वहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन हमें गलत कथन को चूज करना है। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम होते हैं। क्या ये सही है? हमने कहा बिल्कुल। जो डीएनए है उसमें क्या होता है? अपना राइबोसोम होता है। तो दो ऑप्शन सही आ गए हैं, इसीलिए ये ऑप्शन तो हट जाते हैं कि उपरोक्त सभी गलत हैं। ठीक है, अगर हम पहले ऑप्शन पे जाएं तो क्या हम साइटोप्लाज्म को ही हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे? हमने कहा नहीं, प्रोटोप्लाज्म तो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म को भी और साइटोप्लाज्म को भी, और साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए गलत कथन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि यही हमारे क्या है, क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, तो आप अपने आंसर को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इन प्लांट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में रसधानी का कार्य नहीं है। वैक्यूल अगेन आपके पास क्या आते हैं? यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली आती हैं। तो जब आप यहाँ पे सेल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, सेल का संगठन पढ़ते हैं, तब आप वैक्यूल के बारे में समझते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके पास है, हमने ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि वैक्यूल का फंक्शन क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग होमवर्क में करके लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आपने नोट करना है, होमवर्क में करके लेके आएंगे। इसी के साथ आप ये बताएंगे वैक्यूल जो होते हैं क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते तो क्यों नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं तो क्या डिफरेंस है? क्या सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।